Hello everyone. So in our previous video lecture, we have covered Raoult's law. Raoult's law deals about the liquid in liquid solutions, and in that liquid in liquid solutions, we have also covered the term vapor pressure, how vapor pressure plays a role in solution where both the components, the solute and the solvent, are in liquid phase, correct? So now we are going to discuss when these two components, solute and solvent, any one of these when be in the solid state and the other one is our liquid, right? So how at that time the vapor pressure plays the role. Okay, so let's see. We know what was vapor pressure. Vapor pressure was the pressure exerted by the particular liquid in a given system. So how this vapor pressure plays a role when solute, which is in our solid phase, is dissolved in our solvent, which is present in our liquid phase. Okay, so अभी हमें क्या देखना है कि कैसे अभी जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन बनने के बाद यहाँ पे वेपर प्रेशर किस तरह से रोल प्ले करता है. तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब हम लोग एक सिस्टम लेते हैं और वहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैं अभी ए पकड़ लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी एक प्योर सिस्टम है, एक प्योर सॉल्वेंट है. अभी इस प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर मिलने वाला है, ये वेपर प्रेशर in this closed system will be considered as PA naught. And what was PA naught? PA naught is the vapor pressure which is exerted by these liquid molecules in this particular closed system. Okay? अभी जब मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, तो सॉल्यूशन जैसे कि अभी इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है, इन दोनों में से अगर कोई भी एक सब्सटेंस मेरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हो, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या था, जो इजीली वेपराइज नहीं होता है, और वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपराइज होके अपने वेपर फॉर्म में चला जाता है. सो अगर मेरा ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ, ओके, और ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये मेरा अभी सॉलिड फेज में है, ठीक है, तब इस सॉल्यूशन में किस तरह से ये वेपर प्रेशर अपना रोल प्ले करने वाला है. सो क्या होगा यहाँ पे कि जब भी हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर है, पहला क्या था, मेरा प्योर सॉल्वेंट था, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स मैंने अभी ए पकड़ लिया है, ठीक है. अभी इस ए मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, जब मैं एक सॉल्यूट डिसॉल्व करने वाली हूँ, तब ये जो बी सॉल्यूट है ये ऑक्युपाई कर लेगा ये स्पेस. ओके, द स्पेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, दे आर गोइंग टू ऑक्युपाई इट. नाउ similarly here also some liquid molecules will be there, here will be some liquid molecules. okay, फिर यहाँ में भी बीच में B आ जाएगा, यहाँ में भी B आने वाला है, फिर यहाँ पे A, ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स अपना अरेंजमेंट कर लेंगे. अभी जब मैं यहाँ पे हीट अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे जब हीट अप्लाई किया जाएगा तब क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपने जो सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन था उसे लूज करके अपने वेपर स्टेट में जाने के लिए ट्राई करने वाले हैं. तो व्हाट हैपेंस हियर, सिंस दिस बी मॉलिक्यूल्स आर ऑक्युपाइंग दिस स्पेस, the vapor pressure which was before when they were in their liquid state, for example now consider the vapor pressure, now I am getting here 100%. okay, I will get 100% vapor pressure. but जब ये सॉल्यूशन एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो जाता है, तब क्या होने वाला है, हमारा जो ये वेपर प्रेशर है, अभी ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है
उसके लिए हमें वेपर प्रेशर मिलने वाला है, क्योंकि जो मेरा सॉल्यूट है, जैसे कि अभी यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, या फिर सुक्रोज, नो व्हाट आर दिस, दीज आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेंगे, वो तो अपने वेपर फेज में नहीं जाने वाले हैं, वो जैसे अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट अपने वेपर फेज में जाने के लिए ट्राई करने वाला है। बट सिंस दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ओके, इस मॉलिक्यूल के नीचे और एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, ये जब हीट अप्लाई करेंगे तो पहले ये सरफेस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपने वेपर स्टेट में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये नीचे वाले सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वैसे करके वो लोग अपने वेपर स्टेट में जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये नॉन वाटर सॉल्यूल्स ये स्पेस, ये खाली स्पेस ऑक्युपाई करके एक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें जो यहाँ पे ओवरऑल वेपर प्रेशर मिलने वाला है ये कंपैरेटिवली पहले वाले से बहुत कम होने वाला है। सो देयरफॉर हियर द total partial vapor pressure or total vapor pressure for this liquid molecules will be less than the vapor pressure of that particular liquid when it was in pure state. Now PA naught is considered as our pure state that we already have discussed in Raoult's law. Okay, this is our vapor pressure in pure state, and PA will be the vapor pressure of that particular solvent in the solution. ठीक है, तो अभी ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि मेरा जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी के कारण हमारा वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर सिस्टम में कम आ रहा है। सो वी ऑल्सो नो दैट व्हाट वाज राउल्स लॉ, राउल्स लॉ सेड दैट PA, partial vapor pressure of any one component, is directly proportional to the to the mole fraction of that component present in the solution. So we can also write it as PA equals to PA naught XA, right? We can write it like this. So we know that in a binary system, in a binary component, the sum of the mole fraction XA and XB will be equals to 1. So हमें यहाँ से XB मतलब हमारा जो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है उसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 माइनस काई ए, दिस इज नॉट x, एक्चुअली इट इज काई ए कहते हैं इसे। तो अभी क्या मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली यस, आई कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ a in this b, like wait a minute, we will write it like this, क्योंकि यहाँ पे a दिया गया है तो हमें काई a का वैल्यू निकालना है। काई a will be equals to 1 minus काई b. Okay, so what will be in equation number 1? Equation number 1 में हमें क्या मिलने वाला है? So let's find out. So now in equation number 1 हमें मिला है कि partial pressure is equals to PA naught, इधर में आ जाएगा 1 minus chi B. So what will be the value here? It will be PA naught minus PA naught chi B, correct? Now हम इसे इधर लेके जा सकते हैं, we will take it to the left hand side and it will be PA naught minus PA equals to, here it will be minus PA naught chi B. Okay, so अभी इसे हम लोग रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, हमें एक वैल्यू मिलेगा which will be so that value will be, here we will find the value as now जब हम इसे इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसे तरह दिखाएगा, ठीक है। तो अभी इसको रीअरेंज करने से मेरा जो वैल्यू आने वाला है
इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि PA नॉट माइनस PA इक्वल्स टू, ये हो जाएगा PA नॉट chi B. So after rearrangement we will get a particular formula. That formula will be PA naught minus PA divided by PA naught equals to chi B. So इससे हमें एक नया टर्म सीखने को मिलता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये एक प्रॉपर्टी हो गया है, ये प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। लेट मी राइट इट अगेन। सो it will be PA naught minus PA divided by PA naught equals to chi B, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन में मिला है PA naught minus PA divided by PA naught, this is known as relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, and here this is known as mole fraction or solubility of the given solute, okay. So इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन में मेरा जो सॉल्यूट गिवन सॉल्यूट है वो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हुआ तो अल्टीमेटली इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इट विल लोअर द वेपर प्रेशर कंपेयर टू इट्स वेपर प्रेशर व्हेन इट वाज इन प्योर स्टेट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, जिसके कारण वहाँ पे एक हिंड्रेंस पैदा होता है। एंड ड्यू टू दैट हिंड्रेंस दिस मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड to get change faster in their vapor phase, so for which there is a lowering of vapor pressure compared to the previous one, okay। और उसी lowering in vapor pressure को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, जो है relative lowering in vapor pressure, okay। So अभी देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। So कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is actually a particular property that depends upon the number of solute particles but not on the nature of the solute, okay। कि उसका फेस क्या हो गया, प्रॉपर्टी उसके अलग प्रॉपर्टीज़ में वो नहीं देखता। वो क्या देखता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स उस गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, और जितना नंबर ऑफ सॉल्वेंट, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसी वे में हमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सब मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व था। और वो सॉल्यूट पार्टिकल किस तरह का सॉल्यूट पार्टिकल्स है, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमें वेपर प्रेशर हमेशा ज़ीरो मिलता है, मतलब उसके लिए वेपर प्रेशर मिलता ही नहीं है। हमें वेपर प्रेशर किस लिए मिल रहा है, हमें वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन बस सॉल्वेंट के लिए मिलता है। और ये सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, ये सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, इथानॉल, ओके, these are some volatile solvents. So when a particular solute is dissolved on the given volatile solvent, the solvent's vapor pressure gets decreased. The decreasing in vapor pressure for the given solvent depends upon the concentration of the solute. When you will increase the concentration of the solute, ultimately it will be showing you the decrease in vapor pressure of the given solvent. So ये रहा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग। मेरा मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस
some of the numericals based on the lowering in vapor pressure. So पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है the vapor pressure of pure water is 60 millimeter of mercury. So let's try the given part first. So here it is given that प्योर वाटर मतलब PA नोट का वैल्यू दिया गया है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ओके, at some temperature find the vapor pressure of a solution containing 30 gram of urea in 72 gram of water. So हमें निकालना क्या है? We need to find out partial vapor pressure of the solvent given in the solution. And what other terms is given here? Given mass of urea is mass of urea मतलब ये यूरिया मेरा solute हो गया, solute is 30 gram and given mass of water is 72 gram. Okay, now here urea is my non-volatile substance and given mass of water is my volatile substance. So the partial vapor pressure will be found for this water only. We know PA naught minus PA divided by PA naught is equals to chi B. तो अगर ये हमें निकालना है, so before that we need to find the mole fraction of the given solute. And what is the formula for XB? I mean chi B. It will be NB divided by Na, where NB means the number of moles of solute and Na means number of moles of the solvent. So number of moles, how we can find out? It is given mass divided by molecular mass. So first of all we need to find the molecular mass of the urea. So molecular mass of urea is NH2CO NH2. So it will be 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2. So how much it is? 28, this side 29, 30, 31, 32, 32, this side 12, this side 4, 6, 60. So the urea's molecular mass is 60 gram per mole. Okay, ठीक है. तो अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना है और हमें पता है मोलिकुलर मास ऑफ H2O. H2O is how much? It is 18 gram per mole. So let's find out. So okay, so let's find the chi B. Chi B is equals to, given mass was 30 divided by 60, so we can write 60 here. Given mass of water is 72 and molecular mass is 18. So it will be 3 ones are 3, is a 2, here 19 and here 9 8 72, 1 by 8. And here we've got what was the value for partial vapor pressure? It is 60. So 60 minus PA divided by 60 equals to 1 by 8. So it will be 860 minus PA, here 60. So it will be 480 minus 8 PA equals to 60. So ultimately it is equals to here 0, 2 and here 3. So minus minus will be cancelled out and here it will be 8 and we got the value as 40. Okay, so
Therefore, here partial vapor pressure of pure water was 60 and vapor pressure for the given solute, I mean for the given solvent in the solution will be 40 millimeter of mercury. So this is our final answer. Hope you have understood. So next we will move to the another solution. So here the question is given, calculate the mass of non-volatile solute whose molecular mass is given 40 gram, okay, required to be dissolved in 114 gram of octane to lower the vapor pressure to 80%. सो अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें 80% दिया गया है तो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट क्या होगा, प्योर स्टेट हो जाएगा 100%. सो लेट्स राइट द गिवन पार्ट अगेन. हियर द गिवन टर्म आर पी ए का वैल्यू अगर मेरा 80% है, मतलब उसे हम लोग 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मान सकते हैं. तो फिर पी ए नॉट इन इट्स प्योर स्टेट इट विल बी 100. ओके. Now what we need to find? We need to find the mass. Okay, given mass we need to find out. Here molecular mass of that unknown solute is given 40 gram per mole. Okay. Now we know the formula was PA naught minus PA divided by PA naught equals to chi B. So it will be 100 minus 80 divided by 100 equals to given mass of the solute we need to find out, and solvent is given 114 mass. Okay, so 114 अगर हो गया, octane मतलब क्या होता है, octane is if I take the formula CnH2SN plus 2 तो हमें मिलता है C8H18. तो इसका मोलिकुलर मास हो गया 12 into 8 plus 18, that is 7, 8, 10, 108. So it is 108, and here given mass we need to find out. The molecular mass is given how much? 40. Okay, so let's proceed. It will be 20 divided by 100. This side given mass multiplied by 108, here 40 multiplied by 114. So 2 5s are 10, 2 4s are 8, here 2, 20 again. So it will be how much? Let's find out. Let's use the calculator here. So 27 divided by 114, it is 0.023. Okay. So before doing like this, we can take it here as we can write it as 2 1s are 2, 2 5s are 10. So here we can write it, given we can do the cross multiplication. So it will be multiplied by 135, and this side it will be 1140. So my given mass value will be now let's calculate it. It is divided by 135, that is 8.4. So the answer is 8.44 gram. So this is my final answer. So this is how we have to do the numericals based on the relative lowering in vapor pressure. Hope you have understood the topic. So thank you.